फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 23 मुगल कालीन प्रशासन तथा जनजीवन भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। बच्चों, पहला है मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। दूसरा है मुगल काल में सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति कैसी थी। तीसरा है मुगल काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए। बच्चों, भारत में दीर्घकाल यानी लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा है। इस युग की प्रशासन व्यवस्था और जनजीवन की क्या विशेषताएं थीं, साहित्य, कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में कैसी प्रगति हुई, इन सब बातों की जानकारी आप इस पाठ से प्राप्त करेंगे। पहला है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें नंबर 1, मुगल साम्राज्य में सम्राट सर्वोपरि था। सर्वोपरि माने सबसे प्रमुख। वह सेना की सहायता से शासन चलाता था। नंबर 2, नंबर सम्राट की सहायता हेतु अनेक मंत्री होते थे। सबसे ऊंचा पद वकील, जिसे वजीर या प्रधानमंत्री भी कहते हैं, का होता था, जो सभी विभागों की देखभाल करता था एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में अपनी सलाह देता था। 12 नंबर है दीवान या वजीर, राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता था। तीसरा है मीर बख्शी, सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। वह सैन्य विभाग की देखभाल एवं सैनिकों को वेतन देना तथा मनसबदारों की सूची सम्राट को भेजने का कार्य करता था। तीसरा है खान ए सामा, घरेलू विभाग का प्रमुख होता था, जो शाही भोजनालय एवं राजमहल की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करता था। सद्र ए सुदूर, दान विभाग, न्याय एवं शिक्षा विभाग का कार्य देखता था तथा काजी उल कजात, न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला नंबर है सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य में प्रांतीय शासन व्यवस्था शुरू की थी। उसने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था, जिनमें केंद्र के समान शासन व्यवस्था थी। बच्चों, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले केंद्र में बादशाह और वजीर होते थे। प्रांत में सूबेदार, दीवान और कोतवाल होते थे। परगना में सिकदार, आमिल, कानूनगो और कोटवार होते थे। गांव में मुकद्दम प्रधान होता था, पटवारी और चौकीदार। अब बच्चों, हम सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल की तरह मुगल काल में समाज हिंदू व मुस्लिम 2 प्रमुख समाजों में बटा हुआ था। समाज में सामंत, अमीर वर्ग तथा जागीरदारों का अधिक प्रभाव था। ये सम्राट की तरह बड़ी शान शौकत से रहते थे। नंबर 2, मध्यम वर्ग में शासकीय कर्मचारी, शिल्पकार, छोटे छोटे दुकानदार, सामान्य व्यापारी आदि सम्मिलित थे। निम्न वर्ग में किसान, श्रमिक एवं दैनिक मजदूरी के कारीगर व सेवक आदि थे। नंबर 3, हिंदू समाज जाति प्रथा पर आधारित था। जातिगत बंधन बहुत कठोर थे। ब्राह्मण व क्षत्रियों का समाज में ऊंचा स्थान था। मुसलमानों में जातिगत भेदभाव, शिया व सुन्नी मतभेद बढ़ रहे थे। नंबर 4, समाज में स्त्रियों की दशा में अत्यंत गिरावट आई थी। पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा जैसी बुराइयां समाज में फैली हुई थीं। स्त्रियों की शिक्षा का
कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया था। उच्च कुल की लड़कियां अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं और साधारण परिवार की लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती थीं, यानी उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती थी। अगला है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन समाज में प्रचलित था। अगला है सूती, ऊनी, रेशमी, रंगीन व सफ़ेद कपड़ों का प्रचलन था। नुकीली जूतियाँ व लकड़ी की खड़ाऊ पहनी जाती थी। अगला नंबर है चौगान, जिसे पोलो भी कहते हैं। शिकार, पशु दौड़, घुड़सवारी, शतरंज, चौपड़, ताश, मेले व त्योहार आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। बच्चों, अब हम आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मुगल काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, चना, गन्ना और कई प्रकार की दालें, तिलहन जिससे तेल निकाला जाता है, सन, नील आदि, अफीम, विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती थीं। उपज का 1/2 या 1/3 भाग व्यापार कर राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। नंबर 2, हस्तशिल्प उद्योग, काष्ठ उद्योग व वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में थे। नंबर 3, भारत से विदेशों को सूती वस्त्र, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, सोरा, नील, अफीम, चीनी, मिश्री, गोंद, हीरे मोती, औषधियाँ आदि का निर्यात किया जाता था तथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस्पात, कांच, दर्पण, शराब, घोड़े, मूंगा, पारा आदि का आयात किया जाता था। बच्चों, अकबर ने भूमि राजस्व निर्धारण व्यवस्था में शेरशाह द्वारा जारी व्यवस्था को ही अपनाया था। इस व्यवस्था में जमीन का मापन व सर्वेक्षण करके उपज का 1/3 हिस्सा राज्य के लिए तय होता था। बच्चों, अब हम धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, सल्तनत काल की तरह मुगल सम्राट इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी थे। अकबर ने सुव्यवस्थित शासन चलाने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जिसे उपासना गृह भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दीन-ए-इलाही नामक पंथ चलाया। जहांगीर व शाहजहां ने अकबर की इस नीति को आंशिक रूप से अपनाया। नंबर 2, औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति का बर्ताव किया, उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए, जजिया कर फिर से लगाया और उनके धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किए। नंबर 3, हिंदुओं में वैष्णव व शैव मत अधिक प्रचलित थे। वैष्णव मत में कृष्ण व राम के पुजारियों की संख्या का बाहुल्य था। बाहुल्य माने संख्या अधिक थी। अनेक पवित्र स्थलों पर भगवान शिव की पूजा की जाती थी। तांत्रिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार था। नंबर 4, जैन धर्म का समाज में बहुत महत्व था। जैन और हिंदुओं में तीर्थ यात्रा का प्रचलन था। बौद्ध धर्म का भारत में लगभग ह्रास हो चुका था। नंबर 5, इस काल के प्रमुख भक्ति संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू, रैदास आदि हुए। इन्होंने जनसाधारण को ईश्वर प्रेम के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का भी संदेश दिया।
सूफी संतों में मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह हुसैन आदि प्रमुख संत हुए, जिन्होंने भक्ति व प्रेम के द्वारा ईश्वर के निकट जाने का मार्ग बताया। बच्चों, अब हम साहित्य और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मुगल काल में फारसी एवं तुर्की के साथ हिंदी, संस्कृत, बांग्ला एवं पंजाबी साहित्य का भी विकास हुआ। अनेक सम्राटों ने विद्वानों को अपने राज्य में आश्रय दिया। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा मकतब व उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। नंबर 3, संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रंथों का ज्ञान अरबी और फारसी जानने वालों को मिले। इस उद्देश्य से अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया। रामायण, महाभारत, लीलावती, हरिवंश पुराण, पंचतंत्र, अथर्ववेद, राजतरंगिणी आदि का फारसी में अनुवाद कराया गया। नंबर 4, जहांगीर स्वयं एक विद्वान था। उसने फारसी में तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी। शाहजहां ने साहित्य को भरपूर संरक्षण दिया। उसका पुत्र दारा शिकोह भारतीय ग्रंथों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने भगवत गीता व उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। अगला है, इस काल के प्रमुख विद्वानों द्वारा रचित रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका की रचना की। दूसरा है सूरदास ने सूरसागर की रचना की। तीसरा है रसखान ने सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना की। नंबर 5 है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत की रचना की। 6वां नंबर है अब्दुल रहीम खाना। इन्होंने रहीम के दोहे की रचना की। बच्चों, अब हम संगीत कला के बारे में जानेंगे। मुगल काल में भारतीय संगीत को सबसे अधिक प्रोत्साहन अकबर ने दिया। तानसेन व बैजू बावरा इस काल के प्रवीण संगीतज्ञ थे। अब हम स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का चित्र है। स्थापत्य कला, मुगल शासक स्थापत्य कला प्रेमी थे, जिसकी पुष्टि इस काल में बनी हुई भव्य इमारतों से होती है। इस काल के भवनों में हिंदू मुस्लिम दोनों ही स्थापत्य शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। स्थापत्य की दृष्टि से कुछ प्रमुख कलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ये स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। दूसरा है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया गया, जिसमें बुलंद दरवाजा सहित अनेक उत्कृष्ट व सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया गया है। नंबर 3, अकबर द्वारा भवन निर्माण कार्य में अधिकांशतः स्थानीय पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। उसने चित्रकारों को भी राजआश्रय प्रदान किया, माने अपने राज्य में उसने चित्रकारों को आश्रय दिया हुआ था। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये एतमादुल्ला का मकबरा है। नंबर 4 है नूरजहां द्वारा अपने पिता एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। यह मूल्यवान रत्नों से सजाया गया था। नंबर 5 है शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया ताजमहल इस काल का सर्वश्रेष्ठ निर्माण है, जिसे विश्व
धरोहर में शामिल किया गया है। अगला है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के लाल किले का चित्र है। मुगल काल में शाहजहां के समय से ही भवन निर्माण में सफ़ेद संगमर व लाल बलुआ पत्थर दोनों का उपयोग किया जाने लगा था। उसने दिल्ली व आगरा में जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद आदि का सुंदर निर्माण करवाया था। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। अब बच्चों हम चित्रकला के बारे में जानेंगे। नंबर 1, मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय तथा फारसी दोनों शैलियों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोनों कलाओं के मिश्रण से एक नई शैली का जन्म हुआ जो मुगल शैली के नाम से जानी जाती है। अकबर के समय की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजानामा नामक दुर्लभ पांडुलिपि है, जिसमें लगभग 1200 चित्र हैं। नंबर 2, जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। उसके काल में लघु चित्र यानी छोटे चित्र लोकप्रिय हुए। उस्ताद मंसूर, मुराद व बिसनदास अबुल हसन इसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंबर 3, मुगल काल में स्थानीय क्षेत्रों में चित्रकला की अनेक नई शैलियाँ राजस्थानी, पहाड़ी तथा दक्कनी चित्रकला का विकास हुआ। इसी के साथ अध्याय समाप्त। धन्यवाद।